नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ईयर समाजशास्त्र के ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत शक्ति, जाति तथा वर्ग, बदलते आयाम के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजनीतिक व्यवस्था किसी भी राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत बन गई है। इसलिए समाज विज्ञानों की रुचि भी इन राजनीतिक प्रक्रियाओं और नेतृत्व के अध्ययन पर वर्तमान में होने लगी है। नए राष्ट्रों में राजनीति एक प्रमुख विषय बन गया है, जिसका अध्ययन कि सभी लोग करना चाहते हैं। इन देशों में लोगों और समूहों का राजनीतिकरण समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विकासशील राष्ट्रों में परिवर्तन की प्रकृति, दिशा और तत्व को समझने के लिए वहाँ की राजनीतिक प्रक्रिया को समझना बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि हम भारतीय गांवों में शक्ति संरचना और नेतृत्व के बारे में अध्ययन करें, शक्ति संरचना और नेतृत्व को हम समझने का पहले प्रयास करेंगे। शक्ति हमेशा नेतृत्व में या उन लोगों के समूह में होती है जो शक्ति धारण करते हैं और वे अपने शक्तिशाली प्रभाव का उपयोग लोगों को दिशा प्रदान करने में करते हैं। लोगों को प्रभावित करने की शक्ति की तुलना हम समुद्र की धाराओं से कर सकते हैं, जो समय समय पर ग्रामीण और शहरी जन समूह को एक या दूसरी दिशा में घुमाती रहती है। ये शक्तियाँ छोटे समूह के द्वारा या अन्य रूपों में समाज में कार्य करती है। शक्ति कभी औपचारिक रूप से व्यक्ति या समूह के द्वारा समाज पर नियंत्रण रखती है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रभाव या इन्फ्लुएंस का प्रतिमान और स्वरूप कोई भी हो सकता है, लेकिन यह प्रत्येक समाज में अवश्य रूप से पाया जाता है। शक्ति को परिभाषित करते हुए हॉर्टन और हंट लिखते हैं कि दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता को ही हम शक्ति कहते हैं। मैक्स वेबर भी शक्ति की व्याख्या इसी प्रकार करते हैं। सामान्य रूप में हम शक्ति को व्यक्ति या कई लोगों के द्वारा अपनी इच्छा को दूसरों पर थोपने या दूसरों के द्वारा प्रतिरोध करने पर भी पूर्ण करने को कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति को व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित मानकर एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा शक्ति धारण करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा को दूसरे लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध होने पर भी लादता है। पार्सन्स शक्ति को एक समाज व्यवस्था के रूप में मानते हैं जिसका प्रयोग सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज में कुछ लोग या समूह ऐसे होते हैं जिनमें कुछ गुणों या क्षमताओं के कारण ऐसी योग्यता होती है कि वे इसका उपयोग विशेष परिस्थितियों में कर सकते हैं। समाज में प्रभाव का प्रतिमान एक संरचना का निर्माण करता है जो निर्णय लेने वाले व्यक्तियों और समूहों को परस्पर संबंधित करती है। जो व्यक्ति या समूह औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से समाज में प्रभाव रखते हैं, वे समाज में शक्ति संरचना का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं शक्ति के रूप या प्रकारों की। तो समाज में शक्ति हमेशा दो रूपों में देखी जा सकती है। पहली सत्ता और दूसरा है उसका प्रभाव। प्रभाव को व्यक्तियों और समूहों के द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार और क्रिया को प्रभावित करने वाली शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शक्ति संरचना और नेतृत्व भी सम्मिलित है। हॉर्टन और हंट प्रभाव को सीमित अर्थ में दर्शाते हैं। उनके अनुसार प्रभाव का अर्थ है दूसरों के व्यवहार और निर्णय को बिना सत्ता के प्रभावित करने की क्षमता। सत्ता को हम वेद शक्ति भी कह सकते हैं, जो एक पद धारण करने के कारण प्राप्त होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह दूसरे लोगों को आदेश देने का अधिकार रखते हैं, उनके व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। सत्ता औपचारिक शक्ति होती है जो एक व्यक्ति को एक पद धारण करने के कारण प्राप्त होती है। प्रभाव से अनौपचारिक शक्ति का आभास होता है। जिलाधीश को जो अधिकार और शक्ति प्राप्त है वह उसके पद धारण करने के कारण है, इसलिए हम जिलाधीश की शक्ति को सत्ता कहेंगे।
गांव में दयालु, मिलनसार और धार्मिक प्रवृत्ति के वृद्ध व्यक्ति को जो शक्ति प्राप्त होती है वह अनौपचारिक है, यह उसका प्रभाव कहलाएगा। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद के कारण शक्ति प्राप्त करता है, उनकी शक्ति को हम सत्ता कहेंगे, जबकि महात्मा गांधी की शक्ति को हम प्रभाव कहेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि सत्ता वैधानिक शक्ति है, जबकि प्रभाव अवैधानिक शक्ति है। प्रत्येक समाज और समुदाय में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं। वो सामूहिक निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्ति धारण करने वाले और समूह परस्पर संबंधित होते हैं और समाज में शक्ति संरचना का निर्माण करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक रूप से करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय गांवों में शक्ति संरचना के परंपरागत और आधुनिक स्वरूपों के बारे में। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने परंपरात्मक भारतीय गांवों में शक्ति संरचना के 3 प्रमुख आधार बताए हैं। पहला है जमींदारी प्रथा, दूसरा गांव पंचायत और तीसरा है जाति पंचायत। एक तरफ जमींदारी प्रथा समुदाय के लोगों के भौतिक और आर्थिक हितों और आकांक्षाओं की प्रतिनिधि थी, तो दूसरी ओर गांव पंचायत और जाति पंचायतें ग्रामीण राजनीति की सामाजिक विशेषताओं की प्रतीक थी। जमींदारी प्रथा और शक्ति संरचना को अगर हम देखें तो जमींदारी प्रथा और गांव की शक्ति संरचना के बीच संबंध संपत्ति में तथा भूमि में अधिकारों से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। जमींदारी प्रथा से पूर्व गांव में भूस्वामित्व का क्या तरीका प्रचलित था, इस बारे में विद्वानों में एकमतता नहीं है। हेनरी मैन मानते हैं कि प्राचीन समय में पितृसत्तात्मक परिवार होते थे। परिवार का मुखिया अपने सदस्यों के साथ मिलकर कृषि का कार्य करता था और भूमि पर सामूहिक अधिकार की प्रथा विद्यमान थी। जबकि मुखर्जी और अल्टीकर ने हेनरी मैन के विचारों से असहमति बताई है। बेडन पॉवेल का मानना है कि प्रजातीय आवागमन के कारण भूस्वामित्व के आधारों में भी परिवर्तन होता रहा। आर्यों से पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी, जो अब भी दक्षिणी भारत में पाई जाती है। आर्यों ने भूमि पर गांव के सामूहिक स्वामित्व की प्रथा प्रारंभ की। वे कहते हैं कि भूमि पर स्वामित्व 2 प्रकार से पैदा होता है। एक तो भूमि पर जो व्यक्ति श्रम करता है और उसे कृषि योग्य बनाता है, उसका उस पर अधिकार होता है, और दूसरा भूमि पर अधिकार विजय के कारण पैदा होता है। उत्तरी भारत में भूमि का अधिकार एक गोत्र के द्वारा भूमि जीत लेने के कारण प्राप्त हुआ, या राजा द्वारा भूमि देने या गोत्र द्वारा भूमि विस्तार के कारण भी ऐसा हुआ है। भूमि पर स्वामित्व के आधार पर उत्तरी भारत में 2 प्रकार के गांव देखने को मिलते हैं। तालुकेदारी या जमींदारी प्रथा वाले गांव और दूसरा है संयुक्त जमींदारी प्रथा वाले गांव। जिन गांवों में जमींदारी या तालुकेदारी प्रथा थी, वहां गांव की सारी भूमि पर जमींदार या तालुकेदार का अधिकार होता था। गांव के दूसरे लोग उसकी प्रजा या रैयत कहलाते थे, जिन्हें केवल खेती करने का अधिकार था। भूमि पर खेती करने के बदले लोग जमींदारों को लगान देते थे। गांव के बाग बगीचे, तालाब, चरागाह भूमि सभी पर जमींदारों का अधिकार होता था। इनका उपयोग करने वाले को नकद या वस्तु के रूप में लगान या मुआवजा देना होता था। जमींदारों को अपनी प्रजा पर बहुत से न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। इन अधिकारों में कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बिना कानून के ही जमींदार बहुत शक्तिशाली होते थे और गांव के लोग भी कानून से अधिक प्रथाओं को स्वीकार करते थे। जमींदारी प्रथा ने गांव में इस प्रकार से एक विशिष्ट शक्ति संरचना को जन्म दिया। जाति पंचायत के बाद गांव में जमींदार ही सभी प्रकार के व्यावहारिक मामलों में कानून और नियमों के प्रतीक और संरक्षक थे। वे अपनी कचहरी लगाते, कागजों का लेखा जोखा रखते, न्याय करते और अपराधियों को दंडित करते। जमींदार ही गांव का मुखिया होता था। दूसरे प्रकार के गांवों में जहां संयुक्त जमींदारी प्रथा का प्रचलन था, शक्ति संरचना दूसरे प्रकार की होती थी। सामूहिक जमींदारी प्रथा में वहां सभी भूमिदार
थोकों में बटे हुए थे तथा थोक पट्टियों में बटे हुए थे। एक थोक का एक या अधिक लंबरदार होता था जो शक्ति की एक स्वतंत्र इकाई था। गांव के किसान, सेवा करने वाली जातियां और व्यापारी भी थोक के अनुसार बंटे होते थे और उन पर थोक की ही सत्ता होती थी। इस प्रकार संयुक्त जमींदारी वाले गांव में शक्ति की एक से अधिक इकाइयां होती थी। इन इकाइयों के जमींदारी से संबंधित कई अधिकार थे, जैसे भूमि, लगान और मकान के टैक्स की वसूली करते थे। वे अपनी चरागाह भूमि को विवाह, मृत्यु और जन्म के समय जनता में बांटते थे। अपनी जनता की विभिन्न जाति पंचायतों के विरुद्ध सुनवाई करते थे। ऐसे गांवों में शक्ति धारण करने वाली एक संस्था होती जिसमें भूस्वामी परिवारों के वयोवृद्ध व्यक्ति, निम्न जाति का सेवक व्यक्ति, पटवारी, चौकीदार तथा गांव का मुखिया आते थे। अब बात करें शक्ति संरचना के दूसरे आधार गांव पंचायत की। गांव पंचायतें भी जमींदारी प्रथा के जैसे ही विभिन्न गांवों में अलग अलग प्रकार की होती थी। पंजाब और दक्षिणी भारत के गांवों में एक पंचायत होती थी जिसके अधिकार क्या होंगे और सदस्य कौन होंगे यह तय होता था। गांव पंचायतें गांव में कानून व्यवस्था को बनाए रखने, जाति पंचायतों के विरुद्ध अपील सुनने तथा थोक के भूस्वामियों की शिकायतें सुनने का कार्य करती थी। सैद्धांतिक दृष्टि से तो ग्राम पंचायतें ग्रामीण शक्ति संरचना में सर्वोच्च स्थान रखती थी, लेकिन वास्तविक रूप में इनका प्रभुत्व थोकों के भूस्वामियों के गुटों के साथ साथ इधर उधर खिसकता रहता और यह एक व्यापक संस्था कभी अपनी शक्ति का प्रयोग सफलतापूर्वक शायद ही कर पाती थी। सामान्य रूप में अगर हम देखें तो ये ग्राम पंचायतें सोई हुई अवस्था में ही रहती थी, किंतु जब कभी गांव की प्रतिष्ठा और सुरक्षा का प्रश्न पैदा होता था तो गांव पंचायतें क्रियाशील और सर्वोच्च शक्तिमान दिखाई देती थी। अब बात करें परंपरात्मक शक्ति संरचना के तीसरे आधार जाति पंचायतों की। संपूर्ण भारतीय गांवों में जाति पंचायतें शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। जाति पंचायत ने ही जाति व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान की। जाति पंचायतों की विभिन्न भूमिकाओं ने ही अनेक विद्वानों जैसे ब्लेट, रिजले, मथाई, ओल्टेकर, मुखर्जी और मलाविया आदि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जाति पंचायत के प्रमुख अधिकारी चौधरी, पंच, चरीदार या सिपाही आदि होते थे, जो सभी निम्न तथा बीच की जातियों में वंशानुगत होते थे। इन जाति पंचायतों का प्रभाव एक गांव तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह 10 या 20 गांव तक फैला हुआ होता था। जाति पंचायतें कई कार्य करती थी, जैसे भोजन के नियमों को तय करना, विवाह का क्षेत्र और नियम तय करना, नियमों के उल्लंघन करने वालों को दंड देना और विरोधी जातियों और समूहों से जाति की प्रतिष्ठा और सुरक्षा और हितों की रक्षा करना। लेकिन समय के साथ साथ जब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और नई चयनित पंचायतों का गठन हुआ तो गांव में जाति पंचायतें क्रियाशील हुईं और जातियों के गुट बन गए। जमींदारी प्रथा में जाति पंचायतों में जातिवाद का तत्व दबा हुआ था और जाति पंचायतें शक्ति के द्वितीयक या अपेक्षित स्रोत थीं। लेकिन अब गांव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गई हैं। अब वे ग्रामीण सामाजिक संरचना में सामाजिक तनाव का एक कारण भी हैं। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से पहले गांव में शक्ति का स्रोत आर्थिक स्रोतों पर निर्भर था, जो कुछ ही वर्गों के हाथों में केंद्रित था। जमींदारी अर्थव्यवस्था ने गांवों की समाज व्यवस्था और शक्ति व्यवस्था को प्रभावित किया था। परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना पर जाति का भी स्पष्ट प्रभाव रहा था। जाति पंचायतें काफ़ी शक्तिशाली थी। परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना का स्वरूप वंशानुगत था। परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में निरंकुशता का तत्व पाया जाता था। शक्ति धारण करने वाले निरंकुश प्रकृति के होते थे तथा ग्राम हित और जनहित की अपेक्षा वे अपना व्यक्तिगत हित अधिक देखते थे। परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना का स्वरूप स्थानीय था, जिसका संबंध उसी गांव या जाति तक सीमित था। इसी के साथ परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना ने ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया था।
वह जाति व्यवस्था, जमींदारी संबंधों, परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म और व्यवसाय सभी का नियमन और नियंत्रण करती थी। इस प्रकार परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में जाति और आर्थिक संपन्नता का प्रमुख प्रभाव पाया जाता था। व्यक्ति शक्ति संरचना में कितना ऊंचा चढ़ सकेगा, इसका निर्धारण उसकी जाति और आर्थिक स्थिति से ही तय होता था। नेतृत्व में बहुत कम परिवर्तन होता था और उसका भी दायरा सीमित था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शक्ति का नया प्रतिमान या ग्रामीण परंपरागत शक्ति संरचना का बदलते स्वरूप के बारे में।